विवाह के 1 वर्ष पश्चात दुर्गावती के एक पुत्र हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, दुर्गावती के पति दलपति शाह की मृत्यु हो गई। दुर्गावती के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु उन्होंने धैर्य और साहस के साथ इस दुख को सहन किया। दलपति शाह की मृत्यु के बाद उनका वीर पुत्र नारायण गद्दी पर बैठा। रानी दुर्गावती उनकी संरक्षिका बनी और राजकाज स्वयं देखने लगी। वे सदैव प्रजा के सुख और दुख का ध्यान रखती थी। चतुर एवं बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की सलाह और सहायता से दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली। राज्य के साथ साथ उन्होंने सुसज्जित स्थायी सेना भी बनाई और अपनी वीरता, उदारता, चतुराई से राजनीतिक एकता स्थापित की। गोंडवाना राज्य शक्तिशाली था, संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। इससे दुर्गावती की ख्याति फैल गई। दुर्गावती की योग्यता एवं वीरता की प्रशंसा अकबर ने सुनी। उसके दरबारियों ने उसे गोंडवाना को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी। उदार हृदय जो कि मुझे नहीं लगता, लेकिन अकबर ने ऐसा करना उचित नहीं समझा, परंतु अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गए। उन्होंने आसफ खां नामक सरदार को गोंडवाना के गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। आसफ खां ने समझा कि दुर्गावती महिला है, अकबर के प्रताप से भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर देगी, परंतु दुर्गावती को अपनी योग्यता, साधन और सैन्य शक्ति पर इतना विश्वास था कि अकबर की सेना से भी भय नहीं था। रानी दुर्गावती के मंत्री ने आसफ खां की सेना और सज्जा को देखकर युद्ध न करने की सलाह दी, परंतु रानी ने कहा कि कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा सम्मानपूर्वक मर जाना अच्छा है। आसफ खां जैसे साधारण सूबेदार के सामने झुकना लज्जा की बात है। रानी सैनिक के वेश में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। रानी को सैनिक वेश में देखकर आसफ खां के होश उड़ गए। रण क्षेत्र में रानी और उनके सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं पर टूट पड़े। देखते ही देखते शत्रुओं की सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। आसफ खां बुरी तरह हार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ। 1.5 वर्ष बाद उन्होंने पुनः आसफ खां को गढ़मंडल पर आक्रमण करने भेजा। रानी तथा आसफ खां की सेना के बीच घमासान दूसरी बार युद्ध हुआ। तोपों का वार होने पर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। रानी हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन कर रही थी। उन्होंने मुगल तोपचियों का सिर काट डाला। यह देखकर आसफ खां की सेना फिर से भाग खड़ी हुई। 2 बार हार कर आसफ खां लज्जा और ग्लानि से भर गया। रानी दुर्गावती अपनी राजधानी में विजयोत्सव मना रही थी। उसी समय गढ़मंडल के एक सरदार ने रानी के साथ धोखा दिया। उसने गढ़मंडल का सारा वेद आसफ खां को बता दिया। आसफ खां ने अपनी हार का बदला लेने के लिए तीसरी बार गढ़मंडल पर आक्रमण किया। रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना भेजकर स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। दुश्मनों के छक्के छूटने लगे। उसी बीच रानी ने देखा कि उनका 15 वर्षीय वीर पुत्र घायल होकर घोड़े से गिर गया है। रानी विचलित नहीं हुई। उनकी सेना के कुछ वीरों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और रानी से प्रार्थना की कि वे अपने पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे पुत्र ने युद्ध भूमि में वीर गति पाई है, अतः मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी। वीर पुत्र की स्थिति देखकर रानी दुगने पराक्रम से तलवार चलाने लगी। दुश्मनों के सिर जमीन पर काट काट कर गिराने लगी। तभी दुश्मनों में से एक बाण ने रानी की आंख को भेद दिया और दूसरा तीर गर्दन में लगा। रानी समझ गई कि अब मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर जीते जी दुश्मनों के हाथ न पकड़ी जाऊं, उन्होंने अपनी तलवार को ही अपनी छाती में भोंक लिया और अपने प्राणों की बलि दे दी। लेकिन अकबर जैसे नीच और घटिया शासक के सामने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की और फिर भी हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था।